आ गए? मुकेश, अमन, तेजस्विनी, नीलम, अनुराधा, कृतिका, उजाला, मुस्कान, अर्चना, सुमन, पूनम, हिमानी, मोनी, प्रेम, रविशंकर, आशा, शिवानी, मैं बढ़िया, राज, निशा, सेटमैक्स, आशा, बढ़िया, सभी लोग आ गए। चलिए, तो हम करेंगे क्या, आज पढ़ेंगे भी और आज क्वेश्चन जो है वो भी करेंगे। हम लोग अपने एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो तैयार रहिएगा। बढ़िया। तो हमने आर्टिकल 19 तक कल कर लिया था। आर्टिकल 19 तक हमने कल कर लिया था। 19 में क्या क्या बचा था जी? 19 में क्या बचा हुआ था? आपका जो पार्ट 1 है आर्टिकल 19 का वो मतलब वो कर लिया था, मतलब कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो कर लिया था। आज बातें होंगी जो असेंबली है उसकी। आज, हाँ, आज बातें होंगी जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है उसकी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, फ्रीडम ऑफ असेंबली को। सभी लोग नोट्स बनाते जाएंगे। अच्छा, पहले कुछ क्वेश्चंस कर लें क्या? पहले जो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे, पढ़ लेंगे। क्योंकि कुछ लोग फिर लेट में आएंगे, बोलेंगे सर मेरा ये छूट गया वो छूट गया। तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले फंडामेंटल राइट के ही। फिर यहाँ पर सवाल है कि हमारा जो आर्टिकल 19 है, जो हमारा आर्टिकल 19 है उसमें लॉ में कौन कौन सी बातें आती हैं, लॉ के संदर्भ में कौन कौन सी बातें आती हैं। प्रेसिडेंट और गवर्नर का ऑर्डिनेंस, संसद और विधानसभा का कानून, एग्जीक्यूटिव का नोटिफिकेशन या फिर बायलॉज। बताना ध्यान से क्या यहाँ पर सही है, एकदम आसान सवाल है। आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। आर्टिकल 12 में स्टेट की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है कि कौन से लॉ कौन से लॉ जो होंगे अगर आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करते हैं तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। अभिनव, सफ़ी, पूनम, शुभम, कृतिका, दैदीप्य, आशा, प्रवीण, रोहित, अर्चना, बहुत अच्छे। चलिए, तो यहाँ पर चारों के चारों बातें मैंने बताया था आपको। प्रेसिडेंट का, गवर्नर का जो ऑर्डिनेंस है वो भी लॉ कहलाएगा। संसद का, विधानसभा का जो लॉ है वो तो लॉ होगा ही होगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का जो नोटिफिकेशन है वो भी लॉ कहलाएगा और बायलॉज भी आपके लॉज कहलाएंगे। तो आपका 1 2 3 4 चारों के चारों जो हैं वो सही हैं। ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो गारंटी किया गया आपके संविधान के द्वारा, उसमें आता है एक राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 के बारे में बात हो रही है। इसके तहत कौन कौन सी बातें आती हैं? राइट टू असेंबल पीसफुली, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, राइट टू स्ट्राइक और इफेक्टिव बार्गेनिंग, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ध्यान से इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो दीजिएगा। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं? ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है ना, ये केवल आर्टिकल 19 नहीं है, ध्यान सुनना। ये एक ग्रुप ऑफ राइट है। तो ध्यान से, क्या आंसर है इसका? गलती मत करना बाबू, वार्न कर रहा हूं पहले, कहना मत बताया नहीं सर, ध्यान से। अरे वाह, बहुत अच्छे।
ठीक है। बढ़िया। तो यहां पे अब ध्यान सुनिएगा, जो राइट टू फ्रीडम है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक के आता है। 19, 20, 21, 21 का ए और 22 ये आपके राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत ये आता है। यहां पर जो आपका राइट टू स्ट्राइक है, मैंने कल ही कहा था कि आपके पास राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है, ना कि राइट टू स्ट्राइक। क्या है आपके पास? राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन है। मतलब कि आप जिलाधिकारी का जो कार्यालय है उसके सामने बैठ करके आप धरना दे सकते हैं। आपको स्ट्राइक करने का, हड़ताल का अधिकार नहीं है। तीसरा यहां पर गलत है। असेंबल पीसफुली, फॉर्म एसोसिएशन, ये तो आपके आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही आता है। ये जो पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी है ये आपका आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आता है। आराम से आप 1, 2 और 4 लगा सकते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है? यहां पे सी जो आपका है वो सही जवाब है। बढ़िया, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं यहां पे। हाँ देखो, बाकी बातें देख लो। जो आपका आर्टिकल नंबर 22 है पढ़ाएंगे, यहां पर आपको प्रोटेक्शन मिलता है अरेस्ट और डिटेंशन से। देखो यहां पर अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन मिलता है आपको दो चीजों से। एक आपका होता है ऑर्डिनरी लॉ। ऑर्डिनरी लॉ मतलब कि आपके आईपीसी, सीआरपीसी वगैरह। एक आपका होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। मतलब कि जो लॉ प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए बनाया गया है उसमें आपको क्या राहत दिया गया है, हम प्रोटेक्ट करेंगे इसको, ठीक ना। आर्टिकल नंबर 22 को देखेंगे पूरा विस्तार से, कैसे कैसे बातें हैं यहाँ पे। हाँ जी राहुल प्रजापति, बहुत अच्छे। यूएपीए हो गया, फिर आपका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हो गया, ये सारे आपके प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ कहलाते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे सवाल आपको दिया गया है केसेस के बारे में। हमने शंकरी प्रसाद केस, केशवानंद भारती केस, मिनरेवा मिल केस, ये तीनों केस के बारे में आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी बातें सही सही मैच्ड है। सही सही मैच्ड है कौन सा, आपको बताना है। पहला ये मैच है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ध्यान से पढ़ करके बताना। ठीक है, एकदम आसान सा सवाल है, समय दे रहा हूं, पढ़ लीजिएगा। शंकरी प्रसाद केस आया था 1951 में। ये केस 1951 का है। केशवन भारती केस 1973 का है। और जो मिनरेवा मिल केस है वो 1980 का है। इस क्वेश्चन को पूछ सकता था क्रोनोलॉजी के रूप में भी। पूछता कि ये जो तीनों केसेस हैं इसको क्रोनोलॉजिकली अरेंज कीजिए। मतलब कौन सा केस पहले था, कौन सा केस बाद में था, कौन सा केस पहले था, कौन सा केस बाद में था, ये पूछ सकता है। तो अरेंज कर देते आप। शंकरी के बाद केशवानंद भारती केस, उसके बाद आपका मिनरेवा मिल केस। बहुत अच्छे, ठीक है। अर्चना, रविशंकर, कस्तूरी, संबित, मौलिका, राजशेखर, पूनम, प्रवीण, कोमल, राहुल प्रजापति, बहुत अच्छे। तो यहां पर तीनों के तीनों जो बातें हैं वो सही सही मैच्ड हैं। शंकरी प्रसाद केस में कहा गया था कि संसद जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को एब्रिज कर सकता है। इसके बाद आया गोलकनाथ केस, उसने पलटी मारी। गोलकनाथ केस के बाद आया था केशवानंद भारती केस। इसी में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट तो छोड़ो, पूरा का पूरा संविधान अमेंडेबल है, बस ध्यान रखना कि तुम बेसिक फीचर ना वायलेट कर दो। ठीक है,
आपको मैंने पढ़ाया है IR कोएल्हो केस, याद है? 9th शेड्यूल वाला, 9th शेड्यूल वाला मैंने जो केस पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था? कोर्ट ने क्या बोला था कि 9th शेड्यूल में आप जो भी बातें डालेंगे, इसमें आप जो भी कानून डालेंगे वो जुडिशियल रिव्यू के अधीन आएगा। अधीन तो है, एकदम बिल्कुल अधीन है, मगर स्ट्राइक डाउन करने का जो कंडीशन है वो क्या है? क्या आपको पता है कि जुडिशरी कब इस कानून को स्ट्राइक डाउन करेगा? इसके लिए टेस्ट बनाया गया है, इसके लिए दो चीज़ों का टेस्ट बनाया गया है, मतलब वो दो बातें देखते हैं। पहली बात वो देखते हैं कि तुम्हारा जो कानून है, क्या तुम्हारा कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है क्या? ठीक है। दूसरी बात ये देखता है कि अगर तुम्हारा कानून फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो क्या वो बेसिक फीचर को वायलेट करता है क्या? ठीक है, बेसिक फीचर को वायलेट करता है क्या? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है तो जुडिशरी उस कानून को स्ट्राइक डाउन कर देगा, उसको स्ट्राइक डाउन कर देगा। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपका कोई कानून पास किया गया और उसमें जो आपका आर्टिकल 21 है उसको अमेंड कर दिया गया। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, तो आपका जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है वो तो वायलेट हो गया, मतलब मेरा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, राइट टू लाइफ जो है वो आपका बेसिक फीचर भी है कि नहीं? तो आपका सेकंड केस भी सेटिस्फाइड, तो उस कानून को अब स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। ठीक है, इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। एक बात और, आप जो यहाँ पर आते हैं पढ़ने, यहाँ पर आपको हम केवल लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ाते, जैसे मैंने बताया था पहले आपको। लक्ष्मीकांत तो खैर हैं ही, लक्ष्मीकांत के अलावा कई सारी बातें हम इसमें ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो आपका है ना 2 टेस्ट, ये लक्ष्मीकांत में नहीं है कहीं। ठीक है, ये सब हमने इसको में ऐड किया है, जो गवर्नेंस में हम लोग पढ़ते हैं चीज़ें डीप में, उसको। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसका आप जो नोट्स है बनाते जाइएगा ध्यान से। लक्ष्मी सरस्वती लक्ष्मी सरस्वती दोनों, सही बात है। अच्छा, क्यों कहा गया था ये 9th शेड्यूल की बात क्यों आई थी? अभी न्यूज़ में आया है 9th शेड्यूल की बात। किसी कानून को अभी 9th शेड्यूल में डालने की बात करी जा रही थी, इसीलिए न्यूज़ में था। अब वो कानून कौन सा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मगर ये अभी न्यूज़ में था। ठीक है, चलिए ये बातें हो गई, ये हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, आर्टिकल आपका जो 12 है उसमें कहा गया है स्टेट के बारे में। जो आपका आर्टिकल 12 है वो बात करता है स्टेट की। तो स्टेट में क्या क्या आता है? ठीक है, स्टेट में क्या क्या आता है ज़रा मुझे बताना। पब्लिक सेक्टर बैंक, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड, 1 to 3 में कौन कौन सा आपका स्टेट के अंतर्गत आता है, जरा मुझे बताइएगा प्रेम से। एकदम आसान सवाल है बाबू। अभिनवानंद, सुधाकर, विपुल, नीलाक्षी बहुत अच्छे, पूनम, रविशंकर, अर्चना, मौसम, राहुल, अविनाश, चंदन, दैदिप्य, राजशेखर, विनोद, शुभम, कोमल, अनीता, अंकित, कृष्णा, आशा, मोनी, कौशल, वेद, अनुराधा, तान्या उर्फ आकाश, राज शर्मा, अनुषी, कृतिका, यूज़र, अंकित, सुषमा, सम्राट, शिवम। बहुत अच्छे सभी लोग। अरे यार इतने सारे नाम। ठीक है, सोमनाथ बहुत अच्छे, शिवा झा बहुत अच्छे। ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे आपका अर्चना, रवि, कस्तूरी, मौलिका, राजशेखर, पूनम, कोमल, राहुल, अविनाश, अनिता, सोनी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर तीनों के तीनों या तो वो गवर्नमेंट के अंग हैं या उसमें सरकार की शेयर होल्डिंग है। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सेक्टर बैंक, इसमें गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग है, मेजोरिटी शेयर होल्डिंग है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सरकारी ही होता है, अगर प्राइवेट भी है तो वो सरकार के अंग की तरह काम करता है ना। अगर आपका बोर्ड प्राइवेट भी होता है तो वो सरकार के एक अंग की तरह ही तो काम करता है, तो वो आपका एक स्टेट के अंतर्गत आया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड ऑब्वियस सी बात है, लोकल बॉडी का हिस्सा है, वो आएगा ही आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। फंसाने के लिए मैं यहाँ पर दे सकता था चौथा ऑप्शन में एक ऐसा एनजीओ जिसको सब्सटेंशियल अमाउंट में एड मिलता है सरकार से उसको अच्छा खासा जो पैसा है वो मिलता है डोनेशन के रूप में, तो ये वाला भी आपका स्टेट के रूप में आता, ये भी स्टेट में। देखो एनजीओ है, सरकार का पार्ट नहीं है, मगर फिर भी इसको टैक्स पेयर का पैसा मिल रहा है। क्या हो रहा है, इसको टैक्स पेयर का पैसा तो मिल रहा है, इसी कारण से इसको डाला जाएगा स्टेट के रूप में। समझ गए, बहुत अच्छे। क्या आंसर हो गया जी? D 1, 2 and 3 ओनली आर करेक्ट। मैंने बताया था केंद्र का जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट हो, सरकार हो, राज्य सरकार हो, राज्य का विधानसभा हो, सभी लोकल बॉडीज, सभी अथॉरिटीज जो कि संवैधानिक हैं, वैधानिक है, एग्जीक्यूटिवरी हैं, सभी LIC, ONGC, सेल, ये सभी के सभी आपके आएंगे। यहाँ तक कि PSBs, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, प्लानिंग बोर्ड, ये सभी आपके आएंगे स्टेट की डेफिनेशन में। बहुत अच्छे, शाबाश, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन से मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं? केवल नागरिकों को। शब्दों को ध्यान से पढ़िएगा। क्या आंसर बाबू इसका? इनमें से कौन से मौलिक अधिकार केवल और केवल नागरिकों को ही दिए गए हैं? बढ़िया। ठीक है। हम्म 15, 16, 19, 29, 30। अरे वाह, इलिमिनेट करके आराम से निकाल सकते हैं आंसर। इलिमिनेट करके आराम से आंसर इसको निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मैंने आपको डिफिनेशन, आपको एग्जाम्पल दे करके बताया था कि अगर कोई ब्रिटिश नागरिक का बच्चा यहाँ पर है तो उसको भी राइट टू एजुकेशन मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई ब्रिटिश नागरिक का बच्चा यहाँ पर है तो उसको भी यहाँ पर एलिमेंट्री एजुकेशन का हक होगा। तो ये सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को होता है। पहला तो गलत हो गया। बाकी आर्टिकल 19, जो आपका आर्टिकल 15, ये सभी केवल और केवल नागरिकों को ही मिलते हैं। 2 और 3 C इज द करेक्ट आंसर। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल नागरिकों को, तो 15 हो गया तीसरा वाला और 19 हो गया दूसरा वाला। जिसको ये रटा होगा उसका सवाल गलत हुआ जी। क्या उसका गलत हुआ? ठीक है, बढ़िया। अब तो लग रहा सब आने लगा, जितना पढ़ा वो क्वेश्चन लग रहे हैं। और क्या कमी बच्चों में नहीं होती, मैंने पहले बताया था। एक बार जब पढ़ा दें, पढ़ाने के बाद भी गलत करो तो समस्या की बात है, मगर पढ़ाने के बाद अगर गलत नहीं करते इसका मतलब ये है कि कमी कहीं मास्टर में थी कि ठीक से पढ़ाया नहीं, है ना। चलो, तो मैं बता सर ये वाला 15, 16, 19, 29, 30 बहुत अच्छे। देखो 29 में क्या आती है बात, आपको आपका जो लैंग्वेज है, लिपि है, कल्चर है, इसको प्रोटेक्ट करने दिया जाएगा। क्या ये हम किसी विदेशी को दे सकते हैं? क्या कोई विदेशी नागरिक मान लो कि आ गया
कोई और किसी कंट्री से, मान लो कि अगर फ़लस्तीन वाला आ गया यहाँ पर, कहा कि हमको अपना जो धर्म है उसको बचाना है, तो उसको हम क्यों देंगे अधिकार यहाँ पे? जो माइनॉरिटीज़ का जो अधिकार है कि यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान को इस्टेब्लिश करेगा और उसको चलाएगा, वो भी अधिकार है। एक बात और, यहाँ पर नहीं लगता वो वाला रिजर्वेशन, ठीक है ना, तो इनको एक फ़ायदा ये है। इसीलिए कहते हैं कि हमको ये वाला जो अधिकार है वो चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि आपका जो कौन सा था एमयू वगैरह, उसका जो माइनॉरिटी का जो दर्जा था, वो जो क्वेश्चन में आया था, तो वो कह रहे थे ना कि नहीं हमको ये दर्जा चाहिए। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड राइट्स सिक्योर्ड बाय अदर प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो अधिकार आपके पार्ट 3 में है और जो अधिकार आपके बाकी सारे प्रोविजन में हैं, उसमें कौन कौन सी बातें अंतर हैं। फंडामेंटल राइट इम्यून फ्रॉम अमेंडमेंट, इफ द राइट फॉलो फ्रॉम अदर प्रोविजन, अदर एग्रीवेड पर्सन में हैव हिज रिलीफ बाय ऑर्डिनरी सूट ओनली। क्या आप दूसरे प्रोविजन को अगर वायलेट होता है तो क्या आप केवल सिंपल केस फाइल कर सकते हैं। सिंपल केस का मतलब यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते, ठीक है ना, आपको पहले नीचे से शुरू करना होगा, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ऐसे करके। क्या आंसर है इसका, ध्यान से। सूट ओनली, एक बात और, ऑर्डिनरी सूट में एक खास बात ये होती है कि ये आपका केवल लोअर कोर्ट में ही जा सकता है, ये सीधे हाई कोर्ट से नहीं जा सकता, ठीक है। तो एक खास बात ये है, मगर जो अधिकार आपके संविधान में लिखे गए हैं तो उसको इन्फोर्स करने के लिए आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि इसके पास पावर है रिट वाला, ठीक है, याद है ना रिट का पावर। तो ध्यान से, गलत मत करना, गलत मत करना, हे भगवान, ओहो, ठीक है, बहुत अच्छे, शिवानी, तान्या, ठीक है, यही तो मैं बता रहा था, ए कैसे, यही तो बात है ना यहाँ पे, कैसे। कोई बात नहीं, ये सवाल फंसाने के लिए ही दिया गया था, सब सवाल दे देंगे आसान आसान, तो फिर कहोगे सर आसान आसान सवाल करवाते हैं। सॉरी, अरे रे रे, रुको 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 बाबू, पोल गलत है। अरे ऐसे कैसे, वही तो, नहीं 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 नहीं, पोल गलत है, सॉरी। अरे ये इम्यून थोड़े है, अब करना जरा आंसर, अब आंसर करना है इसमें, सॉरी, अब करना आंसर। अभी ना मैंने पढ़ाया केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस मैंने अभी पढ़ाया, उसमें क्या कहा गया था, केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट के अलावा पूरा, मतलब फंडामेंटल राइट के साथ साथ पूरा का पूरा संविधान ही है जो अमेंडेबल है ना। हाँ, अब सही है, अब सही है ना। ओनली यहां पर हटाना जरूरी था, ओनली अगर मैं कहता तो आप जो पिटीशन फाइल करते हैं हाई कोर्ट में वो नहीं आता, क्योंकि ऑर्डिनरी सूट शुरू होता है नीचे से। अभी मैंने बताया
ऑर्डिनरी सूट शुरू होता है नीचे से, आप सीधे हाई कोर्ट में नहीं जा सकते, मगर संविधान के कुछ जो प्रोविजंस हैं उनको इन्फोर्स करने के लिए आप हाई कोर्ट से ही चल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? इसीलिए मुझे यहां पर सूट मतलब सूट ऑनली हटाना पड़ा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है यहां पे। ठीक है, तो ये बातें हो गई, बहुत अच्छे। यहां पर आपका पहला गलत है, क्योंकि फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अमेंड कर सकते हैं। इट इज नॉट इम्यून फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आपके मन में बात आएगी, सर फंडामेंटल राइट कुछ ना कुछ तो है ही इम्यून, जो बेसिक फीचर का पार्ट है, तो वो एक्सेप्शंस हैं। जनरल में वो इम्यून नहीं है, जनरल में वो इम्यून नहीं है। समझ गए बात? एक बात और, अमेंडमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपसे वो अधिकार छीना जा रहा है। हो सकता है कि आर्टिकल 21 अमेंड करके आपको उसमें कुछ अधिकार जोड़ दिए जाएं। कहने का मतलब समझ रहे हो? पॉकेट में हाथ डाला तो पैसा निकालेगा ही, कोई जरूरी थोड़े है। हो सकता है कि पैसा डालने के लिए पॉकेट में हाथ डाल रहा हो, क्या समझे? तो अमेंडमेंट कर रहा है फंडामेंटल राइट का, तो वो अधिकार छीनने के लिए ही कर रहा है, कोई जरूरी थोड़े है। वो अधिकार देने के लिए भी तो अमेंडमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 21A को अमेंड किया गया, मतलब उसको डाला गया, ठीक है, निकाल भी सकता है, मगर इतना नहीं सोचना है। यूपीएससी का जब क्वेश्चन करेंगे आप, उसमें सिंपल सोचना है, एकदम क्लियर है? बढ़िया। तो आपका पहला गलत हो गया, दूसरा सही है, क्योंकि ये पार्ट 3 में नहीं है, इसीलिए आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे नहीं जा सकते, आपको ऑर्डिनरी लॉ का रूट ही अपनाना पड़ेगा। समझ गए बात? चलो अगला सवाल करते हैं। इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट के बारे में सही है? सम आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूशनरी, क्या कुछ फंडामेंटल राइट का आत्मनिष्पादन नहीं होता? फंडामेंटल राइट्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इन्वेजन बाय स्टेट लेजिस्लेचर ओनली, क्या बात सही है? क्या जो राज्य का मतलब विधानसभा है, संसद है, क्या केवल उसी के खिलाफ आपको बचाता है? सिंपल सा सवाल है एकदम। ठीक है, पोल गया तो पोल गया है, बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे। तो यहां पे आपका जो पहला है वो तो सही है, आपको मैंने बताया जो पहला है वो सही है, क्योंकि यहां पर कुछ अधिकार सेल्फ एग्जीक्यूशनरी नहीं है। उन अधिकारों को एग्जीक्यूट करने के लिए लॉ की जरूरत होती है कि नहीं है? अब सर कौन कौन से मौलिक अधिकार को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉ की जरूरत होती है? पहला अधिकार है आर्टिकल नंबर 17। 17 के लिए लॉ की जरूरत है। 17 सबको पता है, मैंने क्या बताया है, अब बताओ 17 के बाद वाला बताओ। एजुकेशन, बहुत अच्छे। आर्टिकल 21A, बहुत बढ़िया। और एक और बताओ ना 15 कहां से, वो तो पहले से ही है, 18 भी नहीं। 17, 21, 23 और 24, 23 और 24 लिख लीजिए। ये चारों अधिकार सेल्फ एग्जीक्यूशनरी नहीं है, इनका स्व निष्पादन नहीं होता, इसके लिए लॉ बनाने की जरूरत पड़ती है।
आर्टिकल 21 का तो है ही एब्सोल्यूट, मतलब 21 तो खैर है ही अपने आप एग्जीक्यूटिव। अरे आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ होता है ना, इसके लिए लॉ की जरूरत है क्या? आर्टिकल 21 के लिए अगर लॉ की जरूरत होती तो सोचो कितना बवाल होता। राइट टू लाइफ का जो अधिकार है वो हमने दे दिया है पार्लियामेंट को, समझ रहे बात? अब पार्लियामेंट को मैंने दे दिया, मतलब उस पर निर्भर है। अगर वो लॉ नहीं बनाते तो क्या करते? अगर संसद आर्टिकल 21 के लिए लॉ नहीं बनाते तो हम क्या करते? ऐसे ही मरते क्या? इसीलिए राइट टू लाइफ आपका सेल्फ एजुकेशनरी है। ठीक है, बढ़िया। तो पहला आपका सही है। एक बात और, फंडामेंटल राइट जो है ना वो आपको बचाता है लेजिस्लेचर से भी, बचाता है आपको एग्जीक्यूटिव से भी, कार्यपालिका और विधायिका दोनों से आपको बचाता है। सर विच आर सेल्फ एग्जीक्यूटेड, बाकी जो बच गए वो सारे सेल्फ एग्जीक्यूटेड हैं। जैसे कि आपका राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है। 16 में भी कुछ प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ता है? लॉ बनाने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस वाला के लिए अमेंडमेंट करा गया ना, लॉ बनाया गया तभी ना मिला है ना। संविधान तो बस ये कहा है कि हम 10% दे सकते हैं आरक्षण उसको, ईडब्ल्यूएस वाले को। अरे 21 नहीं है बाबू, 17 है, 21A है, 23 है और 24 है। ये चारों जो हैं इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है। ठीक है, इनके लिए लॉ बनाना पड़ता है। समझ गए बात? पहला सही, दूसरा गलत। आपका आंसर क्या हो गया? A1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा राइट टू लाइफ, जब मैं आपको आर्टिकल 21 पढ़ाऊंगा तो आर्टिकल 21 में शुरू में कोर्ट का कहना था कि केवल एक पार्ट का जो गवर्नमेंट है उससे ही बचाएगा। मतलब कि ये इसका कहना यह था कि अगर पार्लियामेंट प्रोसीजर को फॉलो करके लॉ बनाता है और आपसे आपका राइट टू लाइफ छीन लेता है तो हम कुछ कर नहीं सकते। दिस मीन्स वी आर फॉलोइंग प्रोसीजर established by law. What? Procedure established by law. अगर पार्लियामेंट उस प्रोसीजर को फॉलो करता है जो कि एस्टैब्लिश किया गया है तो जुडिशरी कुछ कर नहीं सकता, वो कुछ कर नहीं सकता। मगर बाद में क्या हुआ, जुडिशरी ने देखा कि ये मामला है जीवन का, मामला है जीवन का, तो हम पार्लियामेंट पर निर्भर नहीं रह सकते। हम लोग यहाँ पर लॉजिक भी देखेंगे कि आपने क्या सोच करके राइट टू लाइफ को वायलेट किया। सो नाउ वी विल सी द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ऑल्सो द लॉजिक बिहाइंड द अमेंडमेंट। मीन्स वी विल फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। व्हाट? वी विल फॉलो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो कि अमेरिका का एक मेन फीचर है। याद है भारत में प्रोसीजर स्टेट पर लॉ फॉलो करते हैं, वहां पर क्या था? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मगर उसको हमने अडॉप्ट कर लिया है अपने पास कि हम भी लॉजिक देखेंगे अनर्गल। ठीक है, लॉ को यहां पर नहीं डालेंगे। तो ये बातें हो गई। चलो अगले सवाल पे आ जाओ। इनमें से कौन सा रीजन है बिहाइंड इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द संविधान? संविधान में मौलिक अधिकार को क्यों डाला गया है? सिंपल सा सवाल है, लॉजिकल सा, बताना ध्यान से। तुमची इंग्लिश लाई भारी सर, ये मराठी बताना क्या आंसर है इसका? ध्यान से, एकदम आसान सवाल है ये वाला भी। सवाल 2 बार पढ़ा कीजिए कम से कम आंसर देने से पहले। सवाल कम से कम पढ़िए 2 बार आंसर देने से पहले। देखो ध्यान से, फंडामेंटल राइट को संविधान में क्यों डाला गया है? ताकि
जो गवर्नमेंट ऑफ लॉ है उसको स्टैब्लिश किया जा सके। मतलब कि यहाँ पर मनमौजी नहीं चलेगी, लॉ के अनुसार ही काम होगा, कानून के हिसाब से ही काम होगा। जो आर्बिट्रेरीनेस है वो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? जो आपका मनमौजीपना है वो नहीं चलेगा कि हाँ एग्जीक्यूटिव कुछ मन हुआ तो वो कर दिया, वायलेट कर दिया। ठीक है राज शर्मा, तुमको नंबर पता है, सब पता है तुमको, कॉल करना क्लास के बाद। ठीक है बढ़िया। खुशबू, नंबर क्यों दिया मैंने? कमेंट देखूंगा तो कब पढ़ाऊंगा। तो मैं कह रहा था कि जो आपका जो आर्बिट्रेरीनेस है इसको एलिमिनेट करने के लिए, मनमौजीपना सरकार का ना हो इसके लिए संविधान में ही फंडामेंटल राइट को डाला गया है। पहला सही है। सरकार पर कुछ लिमिटेशंस लगाता है, ध्यान सुनिएगा। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ये है कि सरकार वही जो कम से कम गवर्न करे। क्या है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट? सरकार वही जो कम से कम गवर्न करे। जो सरकार आपके इलाके में जाती है, आपका इलाका मतलब कि आपके राइट में आती है, तो वो सही नहीं है। मिनिमम गवर्नेंस ये होना चाहिए, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ क्या है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक है तो ये है आपका सेकंड सही है। हमें बेसिक इकोनॉमिक राइट नहीं दिए जाते। हाँ सोशल जैसे कि जस्टिस की बात होती है, इकोनॉमिक जस्टिस की बात होती है, मगर ये तो डीपीएसपी में भी है। ये जो डीपीएसपी वहां भी है ना, इकोनॉमिक जस्टिस। मतलब कि हमारा जो संविधान है वो वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। क्या करता है? ये वेलफेयर स्टेट बनाने की बात करता है। बढ़िया। कैसे बनेगा सर वेलफेयर स्टेट? जब हमारे यहाँ सब इक्वल होंगे, गरीबी कम होगी या खत्म होगी, कोई भूखा नहीं मरेगा, रोजगार मिलेगा सभी को। इसको बोलते हैं एक वेलफेयर स्टेट, जहाँ पर गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होता है। ठीक है एक बात सुनना, जब मैं यहाँ पर आपको इकोनॉमी पढ़ाया था, मैंने उस कोर्स में प्लस पे, जो लोगों ने ज्वाइन कर लिया जाकर देख लेना कोर्स इकोनॉमी का मैंने कोर्स बनाया है प्लस पे, रिकॉर्डेड मिल जाएगा अभी आपको। अरे इकोनॉमी है अभी बनाया पिछले महीने, उसमें मैंने पढ़ाया है क्या, अलग अलग आपके जो इकोनॉमिक थ्योरीज हैं उनके बारे में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपका जो फ्री मार्केट थ्योरी है वो क्या कहता है? फ्री मार्केट थ्योरी ये कहता है कि गवर्नमेंट वही जो इंटरफेयर ना करे, मिनिमम काम करे। उसमें कहता क्या है कि मार्केट को छोड़ दो उसके भरोसे, छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो इनविजिबल हैंड है, इनविजिबल हैंड क्या होता है? जो कंज्यूमर को, प्रोड्यूसर को बैलेंस करता है, डिमांड सप्लाई का खेल होता है। अरे डिमांड सप्लाई का खेल तो इनविजिबल हैंड ही है ना बाबू, है ना। तुमने कोई चीज़ डिमांड करी, खबर गया प्रोड्यूसर के पास कि माल वहाँ पर ख़त्म हो गया है मार्केट में, बनाना शुरू करेगा वो, है ना, जॉब क्रिएट होंगी। मगर ये देखा गया इनविजिबल हैंड थ्योरी, फ्री मार्केट थ्योरी में ये कहा गया था कि रिसोर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या कहा गया था? रिसोर्स को हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर सकते हैं। मगर फिर हमने देखा कि लोगों ने कूड़ा करना शुरू किया है। क्या करना शुरू किया है? जो यूटिलाइजेशन है उसके नाम पर उसने बर्बादी करनी शुरू की है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पर खाना अगर बच जाता है तो वो फेंक देते हैं, दान नहीं करते। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में डोनेट नहीं करते। वैसे ही मॉल में जो सब्जियां बच जाती हैं, रात में नहीं बिकती, उन सब्जियों को वो लोग नहीं डोनेट करते, उसको फेंकते हैं। वो क्या करते हैं? फेंकते हैं। वैसे ही दवा, पूनम ने बहुत अच्छी बात कही है, मेडिसिन्स जब आपका एक्सपायरी होने को है, 1 महीना 2 महीना बचा हुआ है, तो उसको निकालो ना मार्केट में। क्यों रखा हुआ है? निकालते हैं क्या? नहीं। वो कहते हैं कि अगर मैंने अपनी दवाई, भले ही बस एक्सपायरी बचा हुआ 1 ही महीना, अगर मैंने निकाल दी तो मार्केट में डिमांड मेरी दवा कम हो जाएगा,
मेरी दवा का जो डिमांड है कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो ज़रूरतें हैं उसको फुलफिल कर दी इन लोगों की। ऐसा क्यों करते हैं? पैसा। यही तो है फ्री मार्केट थ्योरी, पैसा। ठीक है। अरे दान में दे देंगे तो कैसा होगा, है कि नहीं है? तो यहां पर यह थ्योरी थी। इसी कारण से आपके रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो किया क्या गया कि एक वहां पर ग्लोबल रिसेशन आ गया था, याद है? वैश्विक मंदी आई थी, वहां पर फ्री मार्केट थ्योरी को झटका लगा, ये फेल हो गया वहां पर। फिर एक बाबा आए काइंस। काइंस बाबा ने ये बोला कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इज नेसेसरी टू इंश्योर एम्प्लॉयमेंट, टू मॉडरेट बूम एंड बस्ट। ध्यान सुनिएगा, जब बस्ट हो, बस्ट का BURST, बस्ट का मतलब ये होता है कि आपका आर्थिक मंदी अभी इकोनॉमी फट गया कोरोना वायरस के कारण। इसके पहले भी हमारा जो इकोनॉमी है ढीला ही चल रहा था। तो बस्ट के केस में गवर्नमेंट का रोल बढ़ जाता है। ध्यान सुनिएगा, लोग खरीदना कम कर देते हैं, सोचते हैं कि यार सस्ता होगा तो खरीदेंगे, वैसा भी सस्ता हो ही रहा है। उनका जॉब चला जाता है, तो उनका जो खरीदने की क्षमता है, परचेजिंग पावर है, वो कम हो जाती है, होती है कि नहीं? तो चूंकि परचेजिंग पावर ही कम हो गई, तो क्या होगा वहां पर डिमांड घट जाती है। गवर्नमेंट करता क्या है? गवर्नमेंट खुद स्पेंड करना शुरू करता है, गवर्नमेंट खुद खर्च करना शुरू करता है। इसमें क्या बोलते हैं? फिस्कल स्टिमुलस। टर्म ध्यान से सुन लो, पॉलिटी क्लास है, थोड़ा सा आगे मतलब बता दे रहे हैं, वरना कोई जरूरत नहीं थी। फिस्कल स्टिमुलस ये क्या होता है? आपने देखा है साइकिल चलाते हैं आप, कभी कभी जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं दोस्त को धक्का दो, जोर से धक्का देता है, जोर से साइकिल तेज चलने लग जाती है। तो फिजिकल स्टिमुलस का मतलब ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पुश मिला है, एक सपोर्ट मिला है रोकड़े के रूप में। ठीक है। गवर्नमेंट ने अभी जो लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज, पता है आपको? गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है? आत्मनिर्भर भारत पैकेज। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आत्मनिर्भर भारत पैकेज। छोड़ दे। तो इसमें क्या क्या गया? इसमें जो आपके पास नानी आती हैं एकदम धूम धड़ाके से खाना रखने, चाय रखने, आंधी की तरह। ठीक है। तो यहां पर ये पैकेज अनाउंस किया गया था, तो यहां पर यही बातें करी गई थी कि हम अब डिमांड जो है वो रिवाइव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मनरेगा में पैसा डाला गया, ठीक है, ताकि जो लोग जो माइग्रेंट घर लौट रहे हैं उनको जॉब मिल सके। ठीक है। आंकड़े वांकड़े काम के नहीं है इतना रटना, बस याद रखो कि कहां कहां पर पैसे डाले गए। इस पैकेज में हर सेक्टर को करीब करीब देखा गया है। तो आपका जो GS3 है ना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, प्लस प्रीलिम्स में सवाल इस पे आएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्री इकोनॉमी, और ये आपका हो गया क्या? गवर्नमेंट का इंटरवेंशन अगर आपका ज्यादा समस्या होती है इकोनॉमी में तो। समझ गए बात? चलो ये बातें हो गई। ये हो गया था ना। क्या आंसर आ गया यहाँ पे? तीसरा गलत है, आपका आंसर है 1 and 2, बी ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन से अधिकार केवल नागरिकों को ही हैं, विदेशियों को नहीं मिलते? ध्यान से इसको जवाब दीजिएगा। रोज क्लास हमारी 9 बजे होती है, हम लोग रोज मिलते हैं, रोज सुबह पहुंच जाया करना। सोमवार से शुक्रवार, फ्राइडे, सैटरडे, संडे सभी दिन होती है। ठीक है। क्या पूछ रहे हैं योगेश?
बताना जल्दी से। टुमारो क्लास विल बी एबल, हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास 9 बजे ही होगी कल भी। बर्बाद होंगे आज लगता है, अरे इसमें क्या बात हो गई, आसान है ये तो। बढ़िया। आपको जब मैं पढ़ाऊंगा डिटेंशन वाला, तो डिटेंशन में सॉरी यहाँ पर आपका ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर ऑफ माइनॉरिटी है, मैंने कहा था ना केवल नागरिकों को है, 15, 16, 19, 29 और 30। तो इसमें कौन सा आता है जरा देखना। यहाँ पर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, माइनॉरिटी का ये 29 में आता है ना। अरे 15, 16, 19 तो तुमको पता ही है, मुझे फंसाना था यहाँ पे ना इस वाले में कि आपको ये दोनों पता है क्या। ठीक है, रुको देखते हैं क्या है पोल में। देखो पहला तो आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ, बिल्कुल ये आर्टिकल नंबर 15 है, तो ये तो मेरा सही होगा ही होगा, ये केवल नागरिक के लिए है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटी है ये भी मेरा सही होगा, सी आपका सही है। एलिमेंट्री एजुकेशन ये सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए है, तो मेरा यहाँ पर ई गलत हो गया, मतलब 2 चला गया और यहाँ पर ये चला गया, बच गया AC और ABC, AC और ABC। अब देखो राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये कौन से अधिकार में आता है? 29, 30 की 26, 25, 26। क्या आपको जवाब मिल गया? आपका जवाब मिल गया ना सर? ठीक है, बढ़िया। 29, 30 जो है ना ये केवल नागरिक के लिए है, 25, 26 तो खैर मजा लो सब। तो यहां पर क्या आंसर हो गया? A, 1 and C ओनली आर करेक्ट आंसर। एलिमेंट्री एजुकेशन फॉरनर के लिए क्यों? क्योंकि हमारा इमेज अच्छा बनता है कि हाँ चलो तुम भी आकर पढ़ लो, बच्चा ही तो पढ़ रहा है, कोई विदेशी मतलब कोई बड़ा थोड़े पढ़ रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, इतना देना चाहिए, इतना तो। सर मेरा क्वेश्चन आंसर कर दीजिए कस्तूरी जी, क्वेश्चन ही पेस्ट कर दिया करो दोबारा, अब कहाँ ढूंढेंगे क्वेश्चन? आर्टिकल मिक्स हो जाते हैं, आर्टिकल मिक्स नहीं होगा, दिमाग में एकदम अलग अलग लेयर में बटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम सब सवाल करा देंगे। हाँ आज मैंने केवल क्वेश्चन कराया है, कल मुझे पढ़ाना है आर्टिकल 19 के आगे और मैं कल सवाल भी कराऊंगा। ठीक है, बढ़िया। चलो तो यहां पर कह रहा है संविधान के मुताबिक आर्टिकल 3 ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि आप राज्य को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस पावर के साथ पार्लियामेंट क्या कर सकता है? राज्य का नाम परिवर्तन, राज्य का एरिया घटाना, राज्य का बाउंड्री बदलना, राज्य का एरिया बढ़ाना। 1, 2, 3, 4 में बोलो, ABCD में बोलो कौन सा यहां पर सही है, कौन सा काम संसद हमारा कर सकता है। एकदम आसान सवाल है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। सर फॉरेक्स रिजर्व की इकोनॉमी में क्या इफेक्ट है बताएंगे? जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, मैंने कल पढ़ाया था शायद, कि आपको इंपोर्ट कवर प्रोवाइड करता है। अगर कैपिटल का आउटफ्लो भारत से होता है तो उसका जो प्रभाव है वो कम करता है हमारी इकोनॉमी पर, उसका प्रभाव हमारी इकोनॉमी पर कम करता है। ठीक है, एक बात और, हम इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को यूज करते हैं अपनी करेंसी को मैनेज करने के लिए भी। मतलब मान लो कि हमारा इकोनॉमी अप्रिशिएट कर रहा है या डिप्रिशिएट कर रहा है, तो उसको हम बैलेंस करते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं अच्छे से। ठीक है ना, ताकि आपका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता रहे।
सर मतलब इन्फ्लेशन रिड्यूसेस, नहीं इन्फ्लेशन नहीं, वो अलग है। इन्फ्लेशन खेल है डिमांड सप्लाई का। क्या पूछ रहे थे आदित्य? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। अभी मैंने 6 या 7 क्लास ली है ना, मैंने 6 घंटे पढ़ाया है अभी पॉलिटी, इसमें ये वाला फंडामेंटल, तो उसमें अच्छी खासी बातें। और ये बताइए, ध्यान सुनिएगा, ये जो लक्ष्मीकांत है ना, केवल लक्ष्मी नहीं है, इसके साथ सरस्वती भी है। तो केवल लक्ष्मी नहीं है, इसके साथ मैंने करंट भी ऐड किया है, और जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं आप जो पढ़ते हैं ना पीटी और मेंस के लिए करंट अफेयर पॉलिटी का, उसको मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो केवल पॉलिटी नहीं है। तो जो लोग दोस्त पूछते हैं ग्रुप में अपने, उनको बताइएगा कि हाँ उनके लिए भी कहा बेनिफिशियल, क्योंकि कई लोगों को लगता है मैंने पढ़ लिया है लक्ष्मीकांत तो ज़रूरत नहीं है, मगर सवाल आता है तो गलत कर देते हैं, है ना। हाँ सवाल, टेलीग्राम चैनल मैंने ऊपर दे दिया है, टेलीग्राम को ऊपर लिंक दिया गया, उसको ज्वाइन कर लेना सभी लोग, उस पर आपको डिस्कशन ग्रुप है, वहां जुड़ सकते हैं आप। सवाल पूछा है, इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट का जो पावर है संविधान को अमेंड करने का डज नॉट इंक्लूड पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट? बोलना जरा, कौन से वाले में कहा था? गोलक में क्या? गोलक था ना, मिनरवा मिल तो बाद में हुआ था। शंकरी, देखो मैंने पढ़ाया है इसको यहाँ पर, अभी इसको मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन के जरिए पढ़ाया है। देखो यहाँ पे शंकरी में क्या कहा था कि पार्लियामेंट सभी के सभी फंडामेंटल राइट को छीन सकता है, मतलब फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, ठीक है ना, बढ़िया। मिनरवा मिल केस किसका था? फंडामेंटल राइट को डीपीएसपी दोनों को बैलेंस करने का, गोलकनाथ में कहा था उसने। किसमें कहा था? गोलकनाथ में कहा गया था, ठीक है। और क्या पूछ रहे हो? ये क्या है? निखिल पूछ रहे हैं, दिख भी नहीं रहा। साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत, मतलब कि सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी और आपका स्पेशल मेजोरिटी, इसमें प्रत्येक की व्याख्या बताते हुए भिन्नताओं का वर्णन करें कम समय में। डिटेल, थोड़ा टाइम लगेगा इस पर, बता दूंगा मैं, ठीक है। इसको मैंने बता दिया है, अफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सब बातें मैंने बताई है, और कहाँ कहाँ पर किसका इस्तेमाल होता है, कौन से मेजोरिटी का इस्तेमाल कहाँ पर। फॉर एग्जांपल वाइस प्रेसिडेंट के लिए अलग मेजोरिटी होती है, पता है ना। स्पेशल स्पेक्ट्रम पॉलिटी लक्ष्मीकांत ज़्यादा अच्छी है स्पेक्ट्रम वाले से। सर इकोनॉमी के लिए कौन से स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी पढ़ें? आपको पढ़ना है क्लास 11th की और क्लास 12th की एनसीईआरटी। 11th में एक एनसीईआरटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, वो पढ़ लीजिएगा, और 12th में आपको आता है माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक, वो पढ़ लेना, ठीक है। सर ज्योग्राफी एनसीईआरटी के बाद इकोनॉमिक स्टार्ट कर देना। हाँ बिल्कुल करेंगे, एनसीईआरटी तो शुरू करना है, ख़त्म करना है उसको। एनसीसी का कोई फ़ायदा कैसे मिला? हाँ, फ़ायदा इस तरह से नहीं है, आपको फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में, आपको फ़ायदा मिलेगा इंटरव्यू में। आप इंटरव्यू पैनल को अपने तरफ मोड़ सकते हैं एनसीसी की तरफ, कि हाँ आपने क्या किया है, क्यों आना चाहते हैं सिविल सेवा में। तो बोल सकते हैं आप कि हाँ मेरे में शुरू से ही एक भावना थी देश प्रेम की, मैं इसलिए मैंने ज्वाइन किया था एनसीसी, और मैं भी आना चाहता हूँ सिविल सेवा में। सर आज 12 वाली क्लास हुई कि नहीं, बता देंगे, देखते हैं क्लास बनाई है कि नहीं उन लोगों ने। 12 बजे को क्लास तो है नहीं, फिर नहीं। सर अभी स्पेशल क्लास होगी या प्लस? ये क्लास प्लस पे है 10-30 वाली, ये प्लस पे क्लास होती है 10-30 पे। आज कहाँ साइंस एंड टेक? उजाला साइंस एंड टेक होती है बृहस्पतिवार और शुक्रवार, आज नहीं है। शंकी कह रहे हैं इन इमरजेंसी हाउ फंडामेंटल राइट गेट हैम्पर। इमरजेंसी होती है 3 तरह की, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट और आपका होता है फाइनेंशियल।
प्रेसिडेंट रूल में और फाइनेंशियल में फंडामेंटल राइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर अगर नेशनल इमरजेंसी है तो उसमें आपका जो फंडामेंटल राइट ऑफ 19 है वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, वो भी तब जब आपका वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण आपको किया गया हो इमरजेंसी, तो आर्टिकल 21 कभी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वो राइट टू लाइफ है, वो कभी सस्पेंड नहीं होता। एक बात और, प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकता है अपने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए। सर क्वेश्चंस की पीडीएफ इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगी, कुछ देर के बाद देखिएगा, इसी वीडियो के नीचे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बढ़िया, ठीक है। सभी लोग जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ कल सुबह 9 बजे ज्वाइन कीजिएगा। ये क्लास डेली 9 बजे से होती है। मैं आपको पढ़ाता हूँ इंडियन पॉलिटी, उसमें करंट अफेयर जोड़ करके और जो हमारा कोर टॉपिक है उसको सब जोड़ करके सारे इश्यूज़ के समेत। ठीक है, सभी लोग कल सुबह आएंगे, किसी की भी कोई भी क्लास हो सब छोड़ करके यहाँ पर आना है। बढ़िया, आते हैं एवरीवन जी। और जिनको भी ज्वाइन करना हो, अगेन आपको जो नंबर है वो दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चल मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।